वही आपको बता दें, संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में इस बार महाकुंभ होने जा रहा है। भव्य दिव्य अलौकिक तरीके से तैयारियां अपने एकदम चरम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। इस बार का जो महाकुंभ है वो आधुनिक होगा और इसी का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भव्य महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। योगी सरकार यानी कि बीजेपी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। दुनिया भर से लोग इस कुंभ में आ रहे हैं। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। केंद्र और राज्य में जब एक जैसी सरकारें होती हैं उसका परिणाम भी सामने आता है और यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत विकास से हुई है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक यानी पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि तक 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद यानी 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है। कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था, देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। महाकुंभ का आयोजन देखो, गत वर्ष अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उस आकर्षण का केंद्र बिंदु देश के अंदर उत्तर प्रदेश, दुनिया के अंदर भारत और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। और योगी आदित्यनाथ का सपा पर भी सीधा आक्रमण देखने को मिला, सुनने को मिला। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी तो लोगों की इंसेफ्लाइटिस से मौत हो जाती थी। वो समय ऐसा था जब समझ नहीं आता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आप सुनवाते हैं। याद करिए, एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिले लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। और चलिए इसी बीच अब आपको बताते हैं कि सनातन एकता को लेकर, हिंदुओं की एकजुटता को लेकर बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि 1 करोड़ हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। अगर हिंदू बट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे में एकजुट होने की जरूरत है, कोई परेशान नहीं कर पाएगा। एक रहोगे तो भागना नहीं पड़ेगा। हिंदू एक होते तो मानस नहीं जलता। हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीधे तौर पर कहा कि 1 करोड़ कट्टर हिंदू की आवश्यकता है देश को। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। भारत को अगर आईकॉन बनना है तो उसके पहले एआई के बाद एचआई की जरूरत है और उसका मतलब है 3 रूप में। फर्स्ट ये इंटेलिजेंट हिंदू, एचआई का मतलब इंटेलिजेंट हिंदू हो, एचआई का मतलब बिजनेसमैन हिंदू हो और एचआई का मतलब यूनिटी में हिंदू हो। हिंदू एक हो, हिंदू औद्योगिक जगत में हो और हिंदू पढ़ा लिखा हो ताकि वो विदेशों में भी जाकर अपनी सनातन संस्कृति का पताका लहरा सके। इसीलिए रामपुर वालों,
हम ना तो प्रवचन सुनाने आए हैं, ना हम केवल शकल दिखाने आए, ना फोटो खिंचवाने आए। तुम जरूर सेल्फी के लिए आ सकते हो। हम सिर्फ एक प्रार्थना करने आए हैं। भैया, लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, सच ये है हम हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, सबको जीने का अधिकार है। हम सिर्फ आप लोगों के खिलाफ हैं, बुरा ना मानना। अगर आप लोग जगे हुए होते तो ना प्रवचनों की जरूरत होती, ना हिंदू नेताओं की जरूरत होती, ना हिंदू हिंदू करने की जरूरत होती। आपके सोने का कारण है कि तुम्हारी बेटी आशा आसिया बन रही। आपके सोने का कारण है कि पालघर में संतों को मारा गया। तुम्हारे सोने के कारण ही तुम्हारे उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को जलाया गया। तुम्हारे सोने के कारण ही 500 सालों तक हमें अपने ही राम के राष्ट्र में राम के लिए कानून की लड़ाई लड़नी पड़ी। भैया, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं में अब 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। और अब बात करते हैं कासगंज के चंदन हत्याकांड की, जिसमें चंदन के गुनहगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में जिस तरीके से रंगारंग यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों ने चंदन गुप्ता को गोली मार दी थी तिरंगा यात्रा के दौरान, इस मामले में अब कार्रवाई लगातार हो रही है। एनआईए कोर्ट ने अब 28 लोगों को दोषी ठहराया है। वह एनआईए कोर्ट जल्द ही आरोपियों को सजा भी सुनाएगी। जरा देखिए। साल था 2018, तारीख थी 26 जनवरी। मौका था तिरंगा यात्रा का। हत्या हुई थी चंदन गुप्ता की और आज मौका है चंदन गुप्ता के गुनहगारों की सजा का। जिन कट्टरपंथियों ने 7 साल पहले तिरंगा यात्रा निकाल रहे निहत्थे चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, अब उन एक एक कट्टरपंथियों का इलाज होने जा रहा है। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता मर्डर केस मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि सबूतों के अभाव में 2 लोगों को बरी कर दिया है। जिन 28 लोगों को एनआईए कोर्ट ने दोषी माना है, उनमें से कुछ आरोपियों के नाम आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम और बबलू बताया जा रहा है। आरोपियों को क्या सजा मिलेगी, अभी कोर्ट की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही कोर्ट आरोपियों के लिए सजा भी फाइनल कर देगी। आपको याद होगा कि जब 26 जनवरी 2018 को कट्टरपंथियों ने गोली मार दी थी, तो उसके बाद कासगंज की इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। चंदन गुप्ता की मौत के बाद कासगंज में तो सांप्रदायिक हिंसा तक भड़क उठी। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत।